तो हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी कहानी को जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, पीछे की हिस्ट्री को समझ लें। मैं पूरी बातें कहानी के जरिए बताऊंगा ताकि आप लोग को अच्छा नहीं समझ में आ जाए। पूरी दुनिया में अलग अलग देश थे, अलग अलग छोटे छोटे देश थे, बड़े देश थे। वो देश एक दूसरे पर हमला करते थे और उस पर कब्जा करते थे। उसी तरह से धीरे धीरे करके हिंदुस्तान भी बहुत ढेर सारे अलग अलग देश थे। फिर 200 साल पहले मुगल आए, 600 साल पहले फिर मुगल आकर के उन्होंने धीरे धीरे सारे देशों को आपस में मिला करके एक मुगल देश बनाया। उसके बाद उन देशों में झगड़ा शुरू हो गया। हम एकदम मुगल के पास आते हैं, उसके पहले भी नहीं जाते। मुगलों में झगड़ा शुरू हो गया, छोटे छोटे देश फिर अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गए। तब तक इधर से अंग्रेज आ गए, उधर से कुछ फ्रांसीसी आ गए, कुछ पुर्तगाली आ गए और उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में कब्जा करना शुरू कर दिया। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी इन्होंने कब्जा करना शुरू किया अपनी देश की सीमा बढ़ाने के लिए। ऐसा करते करते 19वां दशक जो है वो शुरू हो गया। सन 1900 की शुरुआत होते होते पूरी दुनिया में जंग शुरू हो गया और अंत में पहला विश्व युद्ध हुआ, जिसमें सारी दुनिया के देश आपस में लड़े कब्जा करने के लिए। जब लड़े तो खूब, उस जमाने में मार मिसाइल टैंक वैंक तो भरी नहीं थी, छोटी वाली बंदूक हुआ करती थी या तलवार हुआ करके, बंदूक को लेकर के गोली इसी से भर करके लोहे से डाल करके और फिर इसे ही करके गोली चलाओ। जब तक दूसरा की गोली लूट गए तो सामने वाला के गर्दन मार, है ना। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग मरे। तो ये हुआ कि भाई इस तरह से मरना नहीं चाहिए। तो उस वक्त फिर सारी दुनिया के देशों ने जब युद्ध खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशन के नाम से एक संस्था बनाई पूरी दुनिया में, लीग ऑफ नेशन, यानी सारे देशों का एक लीग, एक संगठन जो कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करेगा। भाई झगड़ा मत करो, कोई मसला है तो आपस में बैठ करके सुलझा लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन ये मामला ज़्यादा दिनों तक चला नहीं और इसी दौरान पूरी दुनिया में जो गुलाम देश थे उनमें आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। उसी तरह से जर्मनी से हिटलर और फिर जापान और फिर ना और इटली, इन सबों ने मिलकर के एक गुट बना लिया और उसके बाद फिर बाकी देशों ने मिलकर के अपना एक गुट बनाया और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में बंदूकें बेहतर हो गई थी, टैंक वैंक भी छोटे मोटे आ गए थे, हवाई जहाज भी आ गए थे, बम गिराए जाने लगे थे। तो बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में मरने लगे, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम जापान पे गिरा दिया 1 दिसंबर को, 9 दिसंबर। और जैसे ही 2 बम गिरा तो एक बम ने एक शहर तबाह किया, दूसरे बम ने दूसरा शहर तबाह किया। तब लोग नींद से जागे कि हम ये क्या पागलपन कर रहे हैं और कितनी, और उस बम का प्रभाव कितने सालों तक रहा और आगे कितने सालों तक आज भी है। क्योंकि उसके जो एटम बम था, जो यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिविटी थी, उससे आज भी बच्चे वहाँ पे अपंग और इस तरीके से विकलांग और दिव्यांग बहुत सारी उससे तकलीफें हुई। तो लोगों को इंसानों को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ और फिर 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशन करके संयुक्त राष्ट्र संघ बना। तो लीग ऑफ नेशन की जगह पे इस मर्तबा क्या बना? यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी सारे राष्ट्रों का एक संघ। उसमें कुछ 40, 45 या 48 देश केवल उस वक्त थे। लेकिन यही वो दौर था कि जब हर तरफ आज़ादी की मांग शुरू हो चुकी थी। तो हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ, है ना, पाकिस्तान भी हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े देश छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ करके आज़ाद हुए। इस तरीके से बहुत सारे नए नए देश आज़ाद हुए। तो जब बना तो हुआ कि पूरी दुनिया में इंसानों के साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए कोई एक चार्टर होना चाहिए, कोई है ना। तो यूएन चार्टर नियम है, एक नियम है। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर बना और चार्टर में पूरी दुनिया में इंसानों की खेल को किस तरीके से रहना, उसके लिए वो संगठन कैसे काम करेगा, ये सारा सिस्टम बना। लेकिन ये हुआ कि वो तो ठीक है, लेकिन जो देश है वो अपने यहाँ भी किसी भी इंसान, याद रखिए, किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत ना करे, इसके लिए एक बड़ी सी कमेटी बनी। उसमें दुनिया के सारे पढ़े लिखे लोग उसमें शामिल हुए। कई मरतबा कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई और आखिर में 10 दिसंबर 1948 को हमारा देश, अरे लोग, UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट,
यानी कि मानव अधिकारों की घोषणा की गई। तो उसमें 30 आर्टिकल लिखे गए। वो 30 आर्टिकल यहाँ पे है, इसको हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन 30 आर्टिकल लिखे कि उसकी घोषणा की गई और उसमें सारे मानव अधिकारों के बारे में बताया गया। अब आगे बढ़ने से पहले समझना कि मानवाधिकार है क्या। करेक्ट, मानवाधिकार को समझना बहुत जरूरी कि मानवाधिकार है क्या। और हमारे देश में कानून भी है, हम कानून को बहुत ताकतवर और मजबूत समझते हैं, कानून से ही सब कुछ होगा। तो कानून ज्यादा बड़ा है या अधिकार ज्यादा बड़ा है? क्या ज्यादा बड़ा है? ये सारा चीजें समझना कि अगर हम ये बेसिक चीज समझ जाएंगे तो आप अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं या आप अपने लोगों की जो लड़ाई लड़ेंगे उसकी बुनियाद आपको पता होगी कि आप सही हैं कि गलत। करेक्ट, सही है। तो अब अधिकार को अगर समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसकी क्या क्या जरूरत है। आपके हिसाब से क्या क्या जरूरत है बताइए। अभी तो मेरा भाषण खत्म, बातचीत शुरू। अब आप लोग बताएं एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या चाहिए। वो चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या चाहिए। वही चल रहा है। अच्छा यही चल रहा है, ये चल रहा वो सुन गया। है। एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या चाहिए बताइए। बताइए। जो उसकी जरूरत है, ख्वाहिश नहीं, जरूरत। चीजों को उससे रिलेट करते रहेगा। बताइए। जीने के लिए हवा है, ओके, पानी है, हवा, पानी और ठीक, कुछ खाने की चीजें हैं, भोजन। भोजन, ठीक, भोजन और रहने के लिए घर और घर आ गया तो घर में और सारी चीजें। और अधिकार भूल जाइए, अपनी जरूरत बताइए। आपकी जरूरत क्या है? पढ़ने के लिए होना चाहिए। सूरज की रोशनी भी है तो कुदरती है, ठीक है। फिर भी हम पर्यावरण कर देते हैं जिसमें हवा, सूरज, इसमें पर्यावरण है। हमारा आसपास अगर कोई जो है धुआं धुआं कर रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, है ना, या रेडियो एक्टिविटी का कोई काम ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, ऐसा कारखाना है जिससे हमारी दुनिया भर का के ऐसा कचरा निकलता है जिससे हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तो पर्यावरण कह सकते हैं ना। पर्यावरण, पर्यावरण और क्या चाहिए? तो बस बस और कुछ नहीं चाहिए। अब उसके बाद है कि हम किस तरीके से रहें, किस कानून के तहत चले, अब भी जरूरी है कुछ। फिर मैंने कहा कानून अधिकार अभी छोड़ दीजिए। सब छोड़ दीजिए। तो आपकी आवश्यकता क्या, कैसे ये बताइए। ये जरूरत तकरीबन पूरी हो गई, फिर काम की जरूरत है। काम, ठीक है, ठीक है, काम चाहिए। यानी रोजगार, हाँ, रोजगार और सम्मान पूर्वक जीवन। सम्मान चाहिए, पक्का। सब सारी चीजें सम्मान के साथ मिले, बस यही जरूरी है। ओके, चलो ठीक है, सम्मान भी चाहिए भाई, इस सबके साथ सम्मान भी चाहिए। सम्मान चाहिए। और जब हो जाएगा तो बताइएगा कि बस पर्पस, आपको क्या मिल रहा है? शरीर बस तो जीने के लिए हो गया। हम्म, कुछ और कुछ और है तो बस और कुछ पक्का। हाँ, वो चलिए हम थोड़ा मदद करते हैं आप लोग को सोचने में।
हैं साहब आप सांस ले रहे हैं हवा में, कोई दिक्कत नहीं है, साफ हवा रहेगी आपके चारों तरफ, ठीक है। पीने का पानी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। खाना भी हम आपको देंगे, ठीक है। पर आप सब लोगों को केवल जो है खिचड़ी मिलेगी, ठीक है। घर के नाम पर वैसे ही घर रहना है, और जैसा घर हम देंगे, चाहे मढ़ई दे चाहे झोपड़ी, मढ़ई दे चाहे झोपड़ी, चाहे नदी किनारे दे चाहे नाले किनारे, चाहे कीचड़ पानी में रहे चाहे नाली में गंदगी में रहे, घर आपने मांगा है, ठीक। वो देंगे। कपड़ा सबको एक लाइन से जो भी कपड़ा पहनेगा वो सब जो है वो गेरुआ पहनेगा या सफ़ेद पहनेगा, 2 के अलावा तीसरे रंग का कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं होगी। पर्यावरण सीधा खाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोजगार के नाम पे आप सब लोगों को सुअर पालने का काम देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रोजगार आपको नहीं देंगे, ठीक है। और सारा काम आपको इज्जत से देंगे, इज्जत बहुत करेंगे। और इन सारे नियम में, इन सारी चीज़ों में अगर आपने जरा का भी कुछ भी बोला तो फिर आपका सम्मान खत्म। चलेगा? नहीं चलेगा, है? नहीं चलेगा। क्यों? आप तो बोले कि यही सब चाहिए। बस यही सब चाहिए, सब दे रहे हैं, अपने हिसाब से दे रहे हैं। अब क्या? अब रहने के लिए घर में नाले किनारे मिलेगा तो अच्छा घर होना चाहिए ना। देखिए, ख्वाहिश की बात नहीं है, ज़रूरत की बात नहीं अब जरूरत की तो पूरी चीजें हैं, है ना। तो ठीक है, तो हम आपको आज के बाद जो है सिर्फ गेरुए रंग का कपड़ा देंगे या सिर्फ सफ़ेद या काला कपड़ा देंगे, खाली काला कपड़ा पहनना है। और जितने मर्द हैं सबको नकाब में रहना होगा, ये नियम रहेगा, ठीक है। मर्द औरत बच्चे जितने हैं सब नकाब में रहेंगे, ठीक है। और चूंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं आपको, तो कोई भी जो है वो दाढ़ी मूछ नहीं रखेगा, पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा उसके ऊपर, और किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं आपको, ठीक है। सर पे जो भी टोपी लगाएगा उसका बाल चाहे चुका काट देंगे, हम कटवा लिया जाएगा, क्योंकि कानून है ना। तो यही चीज़ चाहिए कि और भी कुछ चाहिए? चलेगा ये सब? है? पावर चाहिए, यही सब चाहिए। और क्या? फिर उसके बाद ख्वाहिश नहीं, आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता। आवश्यक चीज निकाब तो नहीं चाहिए ना। भाई आपने नकाब कपड़ा भी तो मांगा पता है? ही है। कपड़ा है? निकाब नहीं चाहिए ना। अच्छा, भोजन केवल आपको जो है हम उबला हुआ आलू देंगे, बाकी कुछ खाने को नहीं मिलेगा, चलेगा? क्या नहीं चलेगा, कुछ भी खाएंगे तो मन उड़ेगा। मन से का मतलब होता है, मन की बातें नहीं हो रही है, जरूरत की बात है ना। आज जीने की आवश्यकता। इस तरह से अगर हम आपकी आवश्यकता पूर्ति करें तो क्या आप जी लेंगे? हम्म? हम्म? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम्म? और भी कुछ चाहिए? और कोई भी आदमी जो है ना मस्जिद जाएगा, ना मस्जिद होगी, ना मजार होगा, ना नमाज पढ़ेगा, ये सब पे रोक रहेगी, चलेगा? है? चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बाकी तो आपने कुछ मांगा नहीं है, और कुछ भी चाहिए, और कुछ भी जरूरत है आपको, बिल्कुल अभी बहुत है? नहीं, तो नहीं। बताइए। नए साथी को छोड़िए, पुराने साथी भी नहीं बोल पा रहे जो 8 महीना से यहाँ आ रहे हैं कि क्या चाहिए। जो सबसे जरूरी है वो बोल ही नहीं रहे। हाँ? क्योंकि रहने के लिए पोस्टर तो लग गया, लेकिन आपने कभी पढ़ा ही नहीं उसको। सब कुछ हो गया। है? मैं अधिकार चाहिए। फिर अधिकार की बातें नहीं होती। अधिकार में क्या? आवश्यकता क्या है वो बताइए। क्या क्या है? आपका आवश्यकता ही आपका अधिकार बनेगा, लेकिन आवश्यकता तो बताइए। आवश्यकता ही अधिकार में कन्वर्ट होगा। चलिए, अब खैर इस बात को अनिल भाई ने जो है तो आगे ले जाकर के मैं ये लाइन बोलता, लेकिन आपने पहले बोल दिया। ये जितनी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, वही हमारा अधिकार है। सही। जितनी भी आवश्यकता है सब हमारा अधिकार। वो हमारा अधिकार है, याद रखिएगा। हमको यहाँ से रोजगार करने के लिए कैंट जाना है, और अगर रास्ता हमारा खोद करके तुम पिछले साल भर से छोड़े हो, जिसकी वजह से हमारे रोजगार पर असर पड़ रहा है, और उस रोजगार पर असर पड़ने से मेरे जीवन पर उसका असर पड़ रहा है, तो मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि मैं रोजगार ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, याद रखिएगा, हाँ, मैं बोल दिया। मेरी जितनी भी आवश्यकताएं हैं
उन आवश्यकताओं को प्रतिबंधित करना या बाधित होना, इन दोनों ही परिस्थितियों में अपराध है। जैसे मैं यहाँ आया, आपका पूरा रास्ता गड़बड़ है, आप सबकी जिंदगी दुश्वार है ना, दुश्वार, और काम कहते हुए नहीं से बन पड़ा है, रोड का बात कर रहे हैं, आपको बराबर रोड का होता है कुछ है ना। अब आपका रोजगार और आपका जीवन, भोजन पानी सब आपका प्रभावित हो रहा है। तो प्रभावित होना या प्रतिबंधित होना, या तो रास्ता बंद कर दिया जाए, रास्ता तो खुला लेकिन आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो प्रतिबंधित होना, प्रतिबंधित होना और प्रभावित होना, इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो अपराध है। तो क्या है? अपराध। अब जो भी वो अपराध कर रहा है वो उसके लिए दोषी है, दोषी है। ठीक, समझ गए? अब आमतौर पर जो मैं बार बार आप लोगों को बुलवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोग नहीं बोल पाए, धर्म की बात मैंने कही है ना, कि दाढ़ी नहीं रखना है, टोपी नहीं रखना है, मस्जिद नहीं जाना है। तो आपने एक बार आगे बोले नहीं कि नहीं हमको धर्म की भी आवश्यकता है, आपने नहीं बोला, लेकिन धर्म के है ना, अपने धर्म को मानने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे तो हमें सुकून नहीं मिलेगा, हमारा जीवन प्रभावित होगा, हम मानते हैं। ठीक है, सबको नकाब पहनाएंगे तो आप मुझे नकाब नहीं पहनेंगे, लेकिन आप नकाब नहीं पहनेंगे लेकिन आप सबको नकाब पहनाते हैं। पहनाते नहीं बनाते, पहनाते नहीं बनाते हैं। तो अच्छा, नकाब केवल औरतों को पहनाया जाएगा? अगर पहनाया जाए तो सबको पहनाया जाए, पहनाया जाए तो सबको। समझिएगा, अधिकार और आवश्यकता है ना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। आप अधिकार की बात करें और उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आप अपने अधिकार की बात करें और दूसरे के अधिकार को आप ही प्रतिबाधित करें, या तो प्रतिबाधित करें या प्रतिबंधित करें, या तो उसमें ऐसे अड़चन पैदा कर दें कि वो उसको ना हासिल कर पाए, या उसको सीधे सीधे मना कर दें कि तुम्हें ये नहीं करना है। इन दोनों ही स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उसकी आवश्यकताओं को अगर रोक रहे हैं या मना कर रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं तो आप उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं। अगर अधिकार का हनन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं, आप अपराधी हो गए। हो गए? नहीं हुए? हुए नहीं हुए? हुए नहीं हुए? अब आप बताइए, ठीक उसी तरीके से हमको चाहिए स्वतंत्रता, अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। मैंने बीच में एक मरतबा बोला था आपसे कि ये सब बोलो, ये सब कुछ नहीं मिलेगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे मिलेगा। अब तनिको बोलोगे तो सम्मान खत्म, मारेंगे अलग से, है ना। तो केवल अपना धर्म अपनाने के साथ अभिव्यक्ति की, बोलने की, कि अगर हमें तकलीफ है तो हम बोल सकते हैं, हमको इस बात की भी छूट चाहिए, वरना हमको सारी आवश्यकताएं हमारी पूर्ति कर रहे हैं पर उसके बाद भी अगर हमें तकलीफ है और हमें आप बोलने ही नहीं देंगे हमें क्या तकलीफ है, तो हम कैसे जीवन जिए? स्वतंत्रता भी चाहिए, है ना। और एक बात और हमने कही थी, और उसको गहराई समझिएगा, नकाब आप पहनेंगे तो गलत है, आप दूसरे को पहना रहे हैं तो सही गलत है। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, हमारा धर्म कहता है पहनाओ, हमारा धर्म कहता है पहनाओ, और हमारी आवश्यकता ये कहती है कि हमें पहनाना नहीं चाहिए। कैसे बैलेंस करेंगे? क्योंकि सारे इंसान के, अच्छा एक बात और बताइए, ये सब केवल लड़कों को देना है कि लड़कियों को भी देना है? सबको चाहिए, है सबको पक्का? ये सारी आवश्यकता साड़ी नहीं, कपड़ा होगा सारी आवश्यकता, आवश्यकता मतलब आवश्यकता, इच्छा नहीं है, आवश्यकता है ना। तो जो आवश्यकता है उसको प्रतिबंधित करना या प्रभावित करना अपराध है। हम अपनी इच्छा से टोपी पहने, हम अपनी इच्छा से साफा लगाए, हम अपनी इच्छा से टोपी न पहने, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। आप हमको हुक्म देंगे नहीं तुम्हें टोपी आज से पहन के आए तो थोड़ा बाल छील देंगे, चुंडी रखनी पड़ेगी, चलेगा? है कोई तुम्हें चुंडी वाला मिल जाए उसे तुम चुंडी कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, कल से टोपी पहनना नहीं, हम तुम्हें बल भर मारेंगे, सही है?
दोनों ही स्थितियों में हम क्या कर रहे हैं? मैं अभी किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि ये सारी आवश्यकता हर व्यक्ति की है और हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है। कोई अगर विकलांग है या दिव्यांग है, उसका पैर खराब है ना, तो इसको इस सड़क पर चलने में दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो उसकी आवश्यकता क्या होगी कि सड़क केवल आप लोगों के लिए ना बने, सड़क ऐसे बने कि हम भी उसमें चल सके। करेक्ट? अब उसके लिए थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं। वोट देने आप लोग गए हैं कभी स्कूलों में? आपने देखा होगा रैंप बना होगा सीढ़ी के जस्ट बगल में, वो दिव्यांगों के लिए स्पेशल हब बना है। क्यों? शिक्षा आसानी से चढ़ सके। शिक्षा, आप लोगों में से किसी ने नहीं बोला शिक्षा हमारी आवश्यकता है या नहीं? अरे शिक्षा हमारी आवश्यकता है या नहीं है? अब आपको आज की बैठक में इन्होंने बुलाया है और इनको ये है कि आज जितने लोग भी बैठक में शामिल होंगे सबको 1,000 रुपये मिलेगा। क्या इन्होंने आपको बताया था? है? नहीं बताया। तो अब अगर ये आपको पैसा नहीं दे तो मिलेगा? है? मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल। अभी सरकार ने बोला है कि जितने भी अल्पसंख्यक गरीबी रेखा वाले जो बुनकर हैं उन सबको जो है पिकअप पक वाली जो मशीन है वो वाली मशीन सबको जो है सब्सिडी रेट में 90% सब्सिडी रेट में मिलेगी। यानी कि अगर 5 लाख की मशीन है या 3 लाख की मशीन है तो 30,000 में मिलेगी। ठीक? क्या इसके बारे में पता है आपको? नहीं। तो अगर आपको पता नहीं है तो क्या आप जाके वो ले पाएंगे? इनको पता नहीं था, इनको 1,000 दे तो क्या आप इसे मांग सकते हैं? लेकिन अगर आपको पता हो जाए कि वो मशीन ऐसे मिल रही तो आप जाके लेंगे कि नहीं लेंगे? बनारस में ये स्कीम चल रही है कि जकार्ड की पिकअप पक वगैरह की 3 लाख रुपए तक की कंप्यूटराइज्ड मशीन अगर आप जाके लेते हैं, 3 लाख उसकी कीमत है, 30,000 आपको देना होगा, 2,70,000 रुपए सरकार की तरफ से छूट है। मेरे ख्याल से एक भी बुनकर जाकर के नहीं लिया होगा जो असली बुनकर है। और जिन अधिकारी को जहां पे स्कीम आई उन्होंने अपने जितने बेरोजगार लौंडे थे सबका बुनकर ये कार्ड जाके घमाघम बनवाया पैसा दे करके, और जितनी सरकार की सब्सिडी आई थी सबने 5-5, 10-10 मशीन अलग अलग नाम से खरीद करके कारखाना बैठा लिया। अब आप उसमें जाके नौकरी करेंगे। क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। इसीलिए सूचना, इंफॉर्मेशन भी आपकी जरूरत है। और कितनों सूचना इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या होगा? तो शिक्षा भी आपकी आवश्यकता है या नहीं है? तो शिक्षा कहाँ तक पढ़ना चाहिए, कहाँ तक आवश्यकता है? इतना पढ़ ले आदमी उतना ही कम हैं? आदमी कौन सोचता है कि ना पढ़े? हर आदमी दिल में ख्वाहिश रहती है कि पढ़े। अभी हम शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। मोटा मोटा ये कि जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम 4 चीजों में बांटते हैं मोटा मोटा। एक है जीवन, ठीक है? दूसरा है स्वतंत्रता, ठीक है? तीसरा है समानता, समता, समानता, और चौथा है गरिमा। गरिमा यानी कि सम्मान। ठीक? अब इन 4 चीजों को हासिल करने के लिए इसी के अंदर, इसी जीवन के अधिकार में, ये हमारा मूल अधिकार है, हमारी मेन आवश्यकता, मतलब जिंदा रहना, ये हमारी मुख्य आवश्यकता है। अब इस जिंदा रहने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ये सारी चीजें चाहिए। सारी चीजें चाहिए। अब ये सारी चीजें मिल गई, लेकिन तो पुलिस वाले ने हमारे फर्जी मुकदमा कर दिया, अब हम पैसा नहीं वकील के लिए, तो हमारा जीवन प्रभावित होगा। तो अगर हम अब गरीब है तो हमको फ्री में वकील चाहिए, तो आपने नाम सुना होगा सरकारी वकील, ना नहीं सुना है? और जब भी कोई अपराध होता है तो अगर अनिल ने हमको मारा तो अनिल बनाम मूसा नहीं होता है। क्या होता है?
अनिल बनाम सरकार। क्यों? क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी हमारे अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर इन्होंने हमारे अधिकार का हनन किया, हमको मारा पीटा, हमारा हक छीन लिया, हमारे साथ गलत किया, तो इन्होंने किसके खिलाफ जंग छेड़ी? तो इनको सजा कौन देगा? तो मुकदमा क्यों लिखा जाता है? फलाने बनाम सरकार। करेक्ट? लेकिन वही हमारे बाप दादा की संपत्ति है और हम 2 बेटे हैं, और अब संपत्ति का अगर बंटवारा हो रहा है तब अनिल बनाम मूसा होगा। समझ गए? लेकिन जब हमारे अधिकारों का हनन होगा, जीवन का अधिकार है, हमारी आजादी, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, लगे मारे गली में पकड़ के हमको, सुनता है ना, हमें गरिमा चाहिए, हमें आप गाली बक रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो आप सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक, समानता है, हर कोई बराबर है ना। लेकिन जितने भी मर्द हैं वो सब नकाब पहनेंगे, जितनी औरतें जीन्स पैंट पहने घूमेंगी, और जो भी औरत जो है नकाब जीन्स पैंट नहीं पहनेगी वो बल भर मारेंगे, और जो मर्द जो है नकाब नहीं पहनेगा वो पटक के बल भर मारेंगे। गलत बोल गए क्या? उल्टा बोल गए। हम बराबरी कर रहे थे, समानता है इसमें, है समानता है इसमें। लेकिन समानता ऐसे मत समझिए, समानता ऐसे समझिए कि आपके घर में 4 लोग हैं। एक आप है बड़े तंदुरुस्त, एक आपकी बीवी है जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, एक आपकी 12 साल की बेटी है, और एक आपका 1.5 साल का बेटा है। 4 लोग हैं। ठीक, 4 लोग हैं। उन 4 लोगों को घर में 12 रोटी बनी। क्या रोटी बनी? 12 रोटी बनी। अब ये 12 रोटी इन 4 लोगों में समानता के तहत बांटना है। कैसे बांटेंगे? तीन रोटी सबको देंगे। तो आपने सही बंटवारा किया है? 1.5 साल का बच्चा 3 रोटी खाएगा? तो फिर उसको 3 रोटी खाए दे रहे? हिसाब से बांटा जाएगा जिसको जितना जरूरत हो। करेक्ट। तो अब जरूरत क्या है? आदमी को 3 रोटी से काम चल जाएगा। लेकिन जो गर्भवती महिला है उसके पेट में भी एक जीवन जिंदगी है, 2 जिंदगियां हैं, तो उसको दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार खाना होगा। तो उसको हम 4 या 5 रोटी दे सकते हैं। तो 5 रोटी इधर दिया, 3 रोटी इधर दिया, क्या रोटी हो गई? 8। बची कितनी? 4। अब ये 12 साल की बच्ची है, ये 3 रोटी से भी इसका काम हो जाएगा, या 2.5 रोटी से इसका काम हो जाएगा। ये 2 साल का बच्चा है, को 1.5 रोटी दाल में मल के खिला दिया तो इसका काम हो गया। तो हमने क्या बराबर रोटी बांटी? और हमने रोटी क्या किया? गैर बराबरी से बांटा। किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। ये असमान बंटवारा तो है, पर इसको आवश्यकता बोलते हैं, जिसको आवश्यकता के अनुसार बंटवारा किया गया। और हमारा अधिकार जो है वो हमारी क्या है? आवश्यकताएं हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस तरह का बंटवारा किया जाता है, उस बंटवारे को समता आधारित बंटवारा कहते हैं। जिन्होंने शब्द कहा था समता। समता क्या है? समता वैसी ही है जैसे ये समता थी। आपने जिस सिद्धांत के तहत बांटा, आवश्यकता के अनुसार है ना पूर्ति करना, ये समता का सिद्धांत। समता के आधार पर समानता लाना। जैसे आप सब लोगों का 1000 रुपये मेरे पास है, मैंने कहा आओ ले लो। ये बगल में बैठे थे ले लिए, ये भी बगल में बैठे थे ले लिए, ये 2 लोग आगे बैठे थे ले लिए, आप 4 लोग पीछे थे, आप लोग नहीं लिए। ठीक, ये हमने 4000 बांट दिया, वो 4000 पीछे का मेरे पास बचा हुआ है। तो अब ये यहाँ पे चिल्ला रहे, हम पहले आए चल करके, इतनी देर से खड़े हैं, जो 1000 रुपये दिए खर्चा हो गया, बचा हुआ अभी तेरे पास है 2 में, तो क्या इन्हें दे दें या रखे रहें कि जब आप आएंगे तो हम आपको दें? क्या करें? रखे रहेंगे। तो इसको हमने अपने क्या क्या सुरक्षित कर लिया, रिजर्व कर लिया,
और रिजर्व कर लिया कि जब आप आएंगे तब हम आपको देंगे। ये जो सिस्टम है रिजर्व करने वाला, इसी को बोलते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण। तो समानता लाने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, हमने डिस्क्रिमिनेशन किया, इनको नहीं दिया, ये आ गए थे तब भी, जो इनका था इन्हीं को दिया, जो इनका नहीं था इनको नहीं दिया, भले ही भैया आ गए तो क्या से, आप बाद में आए तो हम आपको दे रहे हैं। यही रिजर्वेशन है जो आपको हर तरफ दिखता है ना, दिखता है ना। तो ये समानता लाने के लिए बोलते पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ठीक है। ऐसा भेदभाव, है ना, सकारात्मक भेदभाव करना जिससे कि नकारात्मक भेदभाव खत्म हो जाए, गैर बराबरी खत्म हो जाए, सारे लोग बराबरी के स्तर पर आ जाए। इसीलिए शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में, सरकार में, एडमिशन में, हर जगह पर ये छूट दी गई है। लोग कुतर्क करते हैं, अब बताइए रिजर्वेशन वाले का डॉक्टरी में एडमिशन हो गया, आप शायद भूल रहे हैं कि ये जो रिजर्व है वो यहाँ आने पर ही मिलेगा, हम आपको ले जा करके नहीं देंगे। तो जब तक वो मेडिकल का इंट्रेंस पास नहीं कर लेगा उसको हम रिजर्वेशन में सीट नहीं देंगे, लेकिन उसका इंट्रेंस पास करना जरूरी है, यानी उसका यहाँ आना जरूरी है, तभी उसको एडमिशन मिलेगा। लेकिन उसकी सीट पर हम इनके लड़के को एडमिशन दे दें, ये नहीं, यही बहस होती है ना। तो ये जितने अधिकार है इसमें ये जो चार महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा, ये चारों अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। और इन्हीं चारों अधिकारों को भारत के संविधान में 5 है ना, 6 है वैसे 6 है टोटल, लेकिन इस 4 में वो 2 भी इसी में शामिल है, वो आगे हम जाकर देखेंगे। ये 4 जो मेजर पिलर है, 4 बड़े खंबे हैं, ठीक है। उसके बाद बंधुत्व है ना, फर्टिलिटी, बाकी वो और सारी चीजें भी हैं, लेकिन ये 4 मेजर है, जिसमें जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, आप बीमार हो गए, आपने बोला कि हमको बीमार हो गए तो दवा नहीं चाहिए, बोला था आपने, आवश्यकता है दवा की, आपने नहीं लिखाया था, आवश्यकता है चाहिए ना, नहीं चाहिए, आपने आवश्यकता में लिखाया था है? लेकिन स्वास्थ्य भी आपकी एक आवश्यकता है। अब स्वास्थ्य की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आपको दवा चाहिए, अगर पैसा नहीं तो क्या आप दवा नहीं करेंगे, नहीं होगी आपकी। अगर आपके पास पैसा नहीं तो क्या आपका दवा इलाज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। अगर आपके पास पैसा नहीं तो क्या आपको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए है? अगर आपके पास पैसा नहीं तो क्या आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर आपके पास पैसा नहीं तो क्या आपको भोजन नहीं मिलना चाहिए। अब आप सोचिए कि राशन, भोजन, पीडीएस सिस्टम, बाजार में 25 रुपए किलो गेहूं है, 30 रुपए किलो आटा है, लेकिन आपको सरकार 1 रुपए में, 2 रुपए में गेहूं और चावल क्यों दे रही है, क्यों दे रही? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी किसकी है ना। 1 रुपए का पर्चा बना करके फ्री में इलाज करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, एक्सरे करा लो, सिटी स्कैन करा लो, दवा भी ले लो, है हर तरफ पीएससी, सीएससी, कबीर चौरा, ये वो दुनिया भर का अस्पताल है, क्यों है? स्वास्थ्य के लिए, है ना। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 8 तक फ्री पढ़ो, खाना भी खाओ, कपड़ा लत्ता। अब बच्चा स्कूल आ गया, गरीब आदमी का बच्चा है, फीस नहीं दे सकता तो घर में खाना भी नहीं होगा, तो स्कूल में पढ़ रहा है 6 घंटा तो भूखा थोड़े पड़ेगा, तो भोजन उसकी भी आवश्यकता है, तो बच्चे को स्कूल में भोजन दो, तो मिड डे मील है। और ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? अब अगर सरकार नहीं दे रहा तो क्या करना होगा? तो कोई भी सिस्टम, व्यवस्था, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के इन आवश्यकताओं ऑब्लिक या अधिकारों का हनन करता है या उसको प्रभावित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उस कार्रवाई को करने के लिए जो नियम बना है उसको हम लोग कानून कहते हैं। क्या बोलते हैं? कानून। अगर इन्होंने मर्डर कर दिया, इन्होंने हमको मारा, तो अपराध क्या? तो इंडियन पिनल कोड बना, आईपीसी, कि इतने तरह के अपराध होते हैं, तो इतने तरह के अपराध करने पर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, ये अपराध हुआ मतलब ये धारा, और इसमें उसको इतने साल इतने महीने सजा होगी, माफी नहीं मिलेगी, है ना, है नहीं है? तो जितने तरह का वो अपराध क्या है, हमारी आवश्यकताओं को प्रतिबंधित या प्रभावित करने वाली कोई भी कार्य अगर किसी ने किया तो उसकी ऐसी की
तैसी। करेक्ट। तो इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया। ठीक। अब अगर कोई कानून, आप किसी कार्यालय में गए कि साहब हमारा ये एक तो काम है, उसने कहा ये आपका नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको मिलेगा। तो अब आप ये सोचिए कि क्या आपकी आवश्यकता उसके बनाए हुए नियम कानून से प्रभावित हो रही है? अगर प्रभावित हो रही है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता बदली नहीं जा सकती है, कानून बदला। तो सरकार ने कोई भी शासनादेश कर दिया कि ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा, तो कल ये करते हैं ना, तो तुरंत शासनादेश को चले गए, तुरंत जैसे हाईकोर्ट। देखिए, अब इसका उदाहरण भी हमें भी देते जा रहे हैं। जब आपके यहाँ का सभासद हमको फोन किया था, तो हमको आंगनबाड़ियों के पक्ष में हड़काने के लिए फोन किया था। तो उस पर मैंने उससे तर्क किया कि हम आपके बस्ती में, आप कह रहे हैं कि सरिया मेरा है, हम वहाँ के मालिक हैं। वो इस तरीके से हमसे लहजे में बात कर रहा था। तो हमने कहा आपको पता है कि आपके बस्ती में कितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है? तो कहा हमको सब पता है, सबका बन गया है। हमने 100 घर का सर्वे किया है, 100 में 45 घर ऐसे मिले हैं जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। तो कह रहे ऐसा है कि सरकार की तरफ से जितना कोटा था सबका राशन कार्ड बन गया है, अब कोटा आएगा तो बनेगा। हमके कोटा के आधार पर राशन कार्ड नहीं बनता है, ये आपको पता नहीं है, आप सभासद है। तो कह रहा तुम हमसे ज्यादा जानोगे। ये हमारी उसकी बातचीत है, पूरा रिकॉर्डेड है, सबूत के साथ हम बोल रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा है कि आपको शायद नियम कानून नहीं पता है, सरकार का यह नैतिक दायित्व है। सरकार कोटे में गरीब को नहीं बांध सकती। अगर 100 गरीब है, 100 पात्र हैं, तो सबको आपको वो अधिकार देना है। आप ये नहीं कह सकते कि हम 80 लोग को ही देंगे, बाकी 20 लोग को नहीं देंगे। ये हमारा उससे तर्क हुआ है, लेकिन उसको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो संविधान नहीं जानता है। ठीक। अब आपको समझ में आया कि आप हमको नियम कानून कोटा बता करके कि अभी कोटे में जितना 300 लोग का था हो गया, उसके बाद नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। आपको अपना नियम कानून बदलना होगा, क्योंकि हमारा अधिकार बदला नहीं जा सकता। और उन्हीं अधिकारों को मोटा मोटा लिस्ट डाउन करके 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उन्हीं अधिकारों को एक मोटा मोटा घोषणा करके 30 अनुच्छेद में उसको बांट करके पूरी दुनिया के सामने उसकी घोषणा की गई। लेकिन ऑब्वियसली दुनिया कितनी बड़ी है, करोड़ों लोग हैं, तो हर जगह पर माहौल अलग है, वातावरण अलग है, व्यवहार अलग है, खान पान अलग है, कल्चर अलग है, सिस्टम अलग है। तो वहां पे उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती है। तो उसके बाद सरकार ने अलग अलग, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ICCPR बनाया, यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकार बनाया का एक अलग कन्वेंशन बनाया। क्यों? क्योंकि जब देश में सरकार बनेगी तो सरकार उस देश के में नागरिक का क्या अधिकार होगा। अब व्यक्ति और नागरिक में फर्क है। जैसे भोजन प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का अधिकार है, लेकिन वोट केवल नागरिक देगा। अब अगर कोई बर्मा से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अमेरिका से यहाँ आकर रहने लगे तो भोजन तो उसका अधिकार है, परंतु नागरिक का अधिकार जो होगा वो उसको नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं दे सकते। तो इन अधिकारों में की घोषणा तो हो गई, लेकिन अब इसको और साफ किया गया ताकि कोई और भ्रम दूर हो जाए। तो सिविल और पॉलिटिकल राइट बना कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार क्या क्या होंगे, उसका अलग कन्वेंशन बना। तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार का हो गया। फिर उसके बाद एक और कन्वेंशन बना, उसको बोलते हैं ESCR, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। मानी बात है, अलग अलग आर्थिक स्थिति है, अलग अलग तरह का समाज है, अलग अलग तरह की संस्कृति और धर्म है, अलग अलग तरह के लोग मानने वाले हैं। तो उनके लिए, उसके लिए इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट एक अलग कन्वेंशन बना। तो ये एक राइट्स बना। फिर इसके नीचे 2 ICCPR और ESCR बना, जिससे सरकार, व्यक्ति और समाज दोनों को बांधा जा सके। और इन तीनों को मिला करके बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का मसौदा कहा गया। अब इन तीनों के साथ बहुत सारे कानून हैं। जैसे हर देश में पुलिस है, मिलिट्री है, वो अपने तरीके से सभी काम करती है, जब मन में आया कुछ कर देती है। तो एक और कन्वेंशन बना, उसको बोलते हैं कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, कैट, इंटरनेशनल, ICAT बोलते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। यानी कि
सरकार, शासन, किसी भी आर्म फोर्सेस द्वारा, वर्दी दल द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो बना। क्राइम, सीआरसी, कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बाल अधिकार समझौता। यानी बच्चे हैं तो पूरी दुनिया में बच्चे हैं, बच्चों की आवश्यकताएं अलग है। बच्चों के उनको रोजगार नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। मासूम बच्चा है, कोई कहीं भी शरीर में उसके हाथ लगा देता है, लड़का हो चाहे लड़की, मानसिक रूप से बेकार से बीमार आदमी है तो लड़का हो चाहे लड़की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पोर्नोग्राफी दिखाता है ना, उसके शरीर के गुप्तांगों को छूता है, अपने गुप्तांगों को उनसे छुआता है, लेकिन छोटा बच्चा उसकी समझ में नहीं आता। तो उसको सुरक्षा चाहिए, उसको रोजगार नहीं चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, उसकी आवश्यकता अलग होगी। तो सीआरसी बना, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड करके सीआरसी बना कि अब उसमें बच्चों को लेकर के सारे अलग से उसके अंदर 50-60 तो चीजें दी गई, लिखी गई कि वो बच्चों के लिए ये सारी चीजें हर देश में, हर पूरी दुनिया में होगी। उसके बाद ये होगा कि हर देश में, हर समाज में, पूरी दुनिया में हर जगह पे औरतों के साथ अलग तरह का व्यवहार है। मुसलमानों में औरतों को अलग तरीके से रखा जाता है, हिंदुओं में औरतों को अलग तरीके से रखा जाता है, ईसाइयों में औरतों को अलग तरीके से रखा जाता है, क्रिश्चियनों में अलग तरीके से रखा जाता है, आदिवासियों में अलग तरीके से रखा जाता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्म, परंपरा, संस्कृति के नाम पर लोग औरतों के साथ बहुत सारे जुल्म करते हैं। तो उसके लिए सीडा बना, कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के साथ होने वाली प्रत्येक प्रकार की हिंसा को समाप्त करने की घोषणा बनी। वो 25 नवंबर को बनी। तो वो एक अलग सीडा कन्वेंशन बना जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात करेगी। फिर आइसर्ड बना, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर। हम बोलते ना चीनी चीनी, नेपाली है तो नेपाली लगे, मजाक उड़ाते हैं ना। तो हमको किसी को उसकी रेस के आधार पर, उसकी रेस के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, कोई हिजड़ा जा रहा है, किन्नर जा रहा है, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसी उड़ाने लगते हैं, है ना। तो हम उसकी कोई बेइज्जती, सम्मान की बात है ना, हम उसका अपमान नहीं कर सकते, है ना। तो जाति के आधार पर सैयद, खान, पठान, शेख, जुल्हा, बुकी, हेला, है ना, नेपाली, है ना। मुसलमानों में, हिंदुओं में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, अति दलित, पिछड़ा, है ना, है ना। तो जाति के आधार पर भेदभाव, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में इन सारी चीजों को बाद में डाला गया कि यार ये भी चल रहा है, इसको भी रोकना जरूरी है। अब आप समझिए, इस तरीके से बहुत ढेर सारे अलग अलग कन्वेंशन और कन्वेंशन संधियां पास हुई, जिस पर सारे देशों ने सिग्नेचर किया और ये वादा किया कि हम अपने यहाँ इसके अंदर दिए गई चीजों को लागू करेंगे। आपको याद होगा अभी 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम बना है, कानून बना है घरेलू हिंसा का। लेकिन पूरी हिंदुस्तान में कभी आपने देखा है किसी को धरना प्रदर्शन करते हुए कि महिलाओं को घर के अंदर मारा पीटा जाता है, उसके खिलाफ कानून बनाओ? सुना आपने कभी? 2005 में बना। क्यों? क्योंकि जब सरकार ने सीडॉ में कमेटी में साइन किया तो अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इसके अंदर दिए गए प्रावधानों को अपने देश में लागू करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाए। तो उसको लिए उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया। तो बहुत सारे कानून आप देखेंगे पिछले 30-35 सालों में नए नए बहुत सारे कानून बने। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देश इन ये बनता गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में देश साइन करता गया तो उसने अपने यहां बनाना शुरू किया। क्यों बनाना शुरू किया? उसकी वजह समझ लीजिए आप कि जितनी कमेटी है, हर कमेटी साल में 2 मरतबा बैठती है, उसकी मीटिंग होती है यूएन में। और जब यूएन में मीटिंग होती है तो जिस जिस देश ने साइन किया है वो देश अपने देश की रिपोर्ट वहां पे हर 2 साल में प्रस्तुत करता है कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए हमने अपने देश में क्या क्या काम किया। तो सरकार अपनी रिपोर्ट वहां पर पेश करती है संयुक्त राष्ट्र में, और वहीं पर एनजीओ, सिविल सोसाइटी, हमारे जैसे लोग शैडो रिपोर्ट या पैरेलल रिपोर्ट पेश करते। सरकार कह रही हमारे देश में एक भी आदमी किसी भी औरत को नहीं मारता है, हमारे यहाँ हिंसा बंद हो गई, हमने कानून बना दिया।
कानून बनाया, जिन लोगों ने कार्रवाई की, अब तक हमने 1 लाख लोगों के ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया। तो अब हमारा हिंसा रुक गई है। सरकार ने बोला, हम और अनिल भाई जैसे लोग शैडो रिपोर्ट लेके वहां पहुंचे, बोला सर सरकार कह तो रही है पर झूठ है, ये देखिए हमने सर्वे किया और सर्वे में हमने पाया कि इतने घरों में अभी भी मारपीट हो रही है, अभी भी इसको और कड़ाई से लागू करने की। तो अब सरकार की वहां पर हुई बेइज्जती, तो वापस आने के बाद एक तो ये हमसे दुश्मनी निकालेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी होगी हमारी दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसको ठीक करना, ताकि अगली मरतबा जब जाए तो कहीं पिछली मरतबा जो शिकायत आई थी वो सब ठीक हो गई है, वो सब ठीक हो गई। तो जितनी कमेटी, जितने कन्वेंशन हमने बताए, आईसर्ट, कैट, सीडॉट, सीआरसी, है ना, ये जितने भी कन्वेंशन है वो किसी दिन हम लैपटॉप और एलसीडी प्रोजेक्टर लेकर के आएंगे तो एक एक चीजों को बताएंगे। अभी कहानी के रूप में इसको इससे लिख कर दीजिए जो गारंटी है, ठीक है। ये तो गारंटी तो अब ये बना कब? 10 दिसंबर 1948 को। और हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 2 साल 18 महीने 11 महीना 18 दिन में हमारे देश का संविधान बना। तो चूंकि ये घोषणा पहले हो चुकी थी, इसलिए जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान के भाग 3 में ये सारी चीजें कही गई। वही सारी चीजें 4 तौर से यहाँ पर आपको दिखेंगी। 6 मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। अब इन्हीं के अंदर आपकी सारी आवश्यकताओं को दिया गया है। कानून के समक्ष समानता। अब अगर वो सभासद जो है वो वर्ग के सभासद है तो ऐसा तो नहीं उनके खिलाफ FIR नहीं होगी अगर उनको धमकी देंगे तो कानून के बराबर सामने दोनों बराबर। अब कितने बड़े तोप हो, सारा घर जेल में है नहीं है कि नहीं है? तोप है नहीं है? तोप तो है ना। पूर्वांचल के तोप तो है, उत्तर प्रदेश के तोप तो है, लेकिन जेल में है मुलायम सिंह, अरे वो लालू प्रसाद यादव, है ना। कोई बचा? आसाराम बापू, है ना, राम रहीम, समझना। कोई कितना भी ताकतवर हो, कानून के सामने सब समान है, बराबर है ना। नीचे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब आप जाइए DM कार्यालय में, सर जलालीपुरा से निकलो बाहर, पीछे अपना कहा गंदी जगह चले आए तुम लोग, और वही बोले सर हम रविंद्रपुरी करें। हाँ बैठिए, बताइए क्या शिकायत है। ऐसा करेगा DM कि रविंद्रपुरी कॉलोनी से आए, पौष इलाके से आए तो उनको बैठा के चाय पिला के पूरेगा, और आप बोलिए जलालीपुरा से आए, सरैया से तो भगा देगा। ऐसा करेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, नहीं कर सकता, अपराध है। करेक्ट। अब आपको समझे कि इन सारी आवश्यकताएं जो है वो हमारा अधिकार है। वो अधिकारों को इसके अंदर इस तरीके से लिखा गया। अब आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सबको इन सबके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है ना? 6 इन 6 के अंदर 6वां को समझने की जरूरत है। 5 तो आपका अधिकार है, और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जब अपने मुद्दों को, अपनी आवश्यकताओं को खोजेंगे और इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके कौन से मौलिक अधिकारों का अभी हनन हो रहा है या पूरा नहीं हो पाया। और आपको अनिल भाई के खाते बता कि अनिल भाई 6वें का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें से जिसने हमारे काम को नहीं किया तो क्या लिखा है 6वें में? मौलिक अधिकार। देखिए 6वें का मतलब ये है कि आपके किसी मौलिक अधिकार, इन 5 में से किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर आप DM के यहाँ भी शिकायत कर रहे हैं तो ये वही कहता है कि आप शिकायत कर सकते हैं। आप अपने उस मौलिक अधिकार को पाने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं या कोई भी शिकायत कर सकते हैं। न्यायालय हो, स्टेट हो, जो भी रेमेडी मैकेनिज्म हो आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा बनाया गया, जहां से आपको न्याय मिलना चाहिए वहां पे आप, ये सबसे ताकतवर है ना, मौलिक अधिकार है। आपको समझना होगा कि आपका हक क्या है और उस हक को कौन रोक रहा है या उस हक को कौन प्रभावित कर रहा है। तो आप उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं, और जब वो नहीं मानता है तो आप इसके तहत कार्रवाई
और ये भी आपको अधिकार है, मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं रही तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, ये भी आपको अधिकार दिया गया है। हाँ। इससे भी आपको कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे खिलाफ कैसे ये चले। नहीं कि तो डीएम के खिलाफ पैसे लिख दिए, काहे नहीं लिख सकते? उनका काम नहीं कर रहा तो नहीं लिखेंगे। करेक्ट? सही है? समझ में आया? कोई सवाल? नहीं, सवाल तो बहुत सारे होंगे, ना पूछे अलग बात है क्योंकि बहुत चीजें नहीं देखिए, समझ में होगी। पढ़ाई लिखाई वाले अंदाज से बताते हैं वो तो मैंने कोशिश की है कहानी के में पूरी चीजों को बताने की कि आपको एक पिक्चर समझ में आ जाए मोटा मोटा। बाकी तो जैसे जैसे आप साथ में जुड़ते रहेंगे, हर छोटी छोटी चीजों को आप पूछते रहेंगे, तो उन छोटी चीजों पर जब आप काम करते जाएंगे तो आपको ये लिंक करता जाएगा कैसे आप काम कर रहे हैं। तो ये वो कसौटी है जिस कसौटी पर आप हर सोने को परख सकते हैं। यानी जितना भी काम आप कर रहे हैं वो आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसको इसे परखिए, अच्छा गड़बड़ हमारे साथ भी बताते हैं तुम्हें, है ना? अनिल भाई ना करते हैं, कुछ होता है लिया देखे, अच्छा भाई बताते हैं, रुको 32 वाला आप डड़ाम 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 लिखना शुरू और फायर शुरू, है ना? है कि नहीं? ये काम आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है ना, एक उर्दू में शेर है, मैं चाहता हूँ ये निज़ाम-ए कुहन बदल डालूं। मेरे ख्याल से आप लोग समझते हैं निज़ाम-ए कुहन, ये जो पूरा अराजकता भ्रष्टाचार का जो व्यवस्था है, मैं चाहता हूँ ये निज़ाम-ए कुहन बदल डालूं, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो जागो सारे नौजवान, ये हम सब की बात है, 2 4 10 की बात नहीं। अब अंदाजा लगाइए, सिर्फ नूर हुदा भाई, अनिल भाई और 1 2 साथी शायद और ये 3 4 लोग मिल करके आपके पूरे सभासदी क्षेत्र के जो मेन जो की प्लेयर है सबकी नींद हराम की है। अंदाजा लगाइए अगर आप लोग 100 150 लोग इनके साथ खड़े होकर के पूरे इलाके को कवर कर लेंगे तो क्या होगा? ये आपका इलाका ऐसा रहेगा? हर दूसरे दिन एक अधिकारी ससुराल नजर आएगा, चला भैया ने हमारे खिलाफ कंप्लेन, है ना? लेकिन चक्कर ये है कि ये कितने लोगों की लड़ाई लड़ेगा? आपको लड़ना होगा, राष्ट्र में तलवार आपकी होगी, धार देने का काम ये कर सकते हैं, लेकिन तलवार तो आप ही को चलाना है ना, जंग आपकी है ना, मुद्दा आपका, लड़ाई आपकी, और लड़ाई आपकी तो अगुवाई आपकी। हाँ ठीक है, हमसे साइन करा लीजिए, आप लिख दीजिए, ऐसे नहीं होगा, समझो का लिखा होगा तब साइन करो। क्यों? क्योंकि जब तलवार जब चलेगी तो जो को चोट लगेगी कहाँ कहाँ चिल्लाएगा, तो दूसरा का पूछेगा काहे मारे, तो बताओगे मैंने काहे मारा, कहोगे हमने आगे पट्टी बदली काली अनिल भाई मरवाई ने हमने मारा है ऐसा नहीं ना होगा, अनिल भाई लिखवाई हमसे नहीं, मतलब नहीं समझो, ऐसा नहीं ना होगा। तो आप अगर अपने साथ हो रहे अन्याय, है ना, गैर बराबरी, है ना, बेईमानी के खिलाफ लड़ेंगे तो आपकी उस तलवार को धार देने का काम अनिल भाई कर सकते हैं। लेकिन आप ही नहीं लड़ेंगे तो अनिल भाई कितने लोग लड़ाई लड़ेंगे? करेक्ट?